यदि आप काफ़ी दिनों से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। अभी एग्ज़ाम हम लोग का 24 और 25 को कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अपने चैनल पे कुछ वीडियो अपलोड कर दूं। तो इसी प्रोसेस में मैं लेकर के आया हूं बीसीसी 4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और हमारा टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज क्लासरूम। एक लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, तो इसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन डाला है जिसमें मैंने क्लासीफाई किया है द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज क्लासरूम इंक्लूड अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, interactive activity, opportunity for practice and feedback, diverse assessment method, and teacher-student report. These elements can create an engaging and effective language learning experience. यहाँ पे कुछ खास पॉइंट है जिसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्लासरूम का होता है, यहाँ पे देखिए, लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल, इंटरेक्टिव एक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस एंड फीडबैक, डाइवर्स असेसमेंट मेथड एंड टीचर स्टूडेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम डाला है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे तरीके से। एक डायग्राम है जिसमें मैंने एलिमेंट्स ऑफ क्लासरूम डाला है। ये डायग्राम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है, तो आप भी अपने आंसर में इसे इंक्लूड ज़रूर करें। और फिर इसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, तो आपका आंसर राइटिंग काफ़ी इफेक्टिव होगा और काफ़ी ईजिली वे में आप इसे याद रख सकते हैं। और अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला है लर्निंग एनवायरनमेंट, उसके बाद है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट हम लोग का इफेक्टिव टीचिंग मेथड, उसके बाद है प्रैक्टिस एंड फीडबैक, नेक्स्ट हम लोग का टीचर स्टूडेंट रिपोर्ट, उसके बाद हम लोग का डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट हम लोग का कल्चरल अवेयरनेस, स्कैफोल्डेड लर्निंग, टास्क बेस्ड लर्निंग, कंटिन्यूस असेसमेंट, डाइवर्स असेसमेंट मेथड, कल्चरल रिलेवेंट कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इंटरेक्टिव एक्टिविटी। तो ये सारे टॉपिक है, पॉइंट है जिसे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक हम लोग का आ रहा है वो है लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें कह रहा है अ कंफर्टेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट दैट फेवर लर्निंग एंड इंकरेज पार्टिसिपेशन। दिस इंक्लूड्स फैक्टर लाइक प्रॉपर लाइटनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पॉजिटिव एटमोसफेयर। कह रहा है कि लैंग्वेज टीचिंग में या किसी भी सब्जेक्ट का आप टीचिंग कर रहे हो तो वहाँ पे इन्वायरमेंट सूटेबल होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। और उसके लिए क्या यहाँ पे कह रहा है, तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के लिए कह रहा है कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजिकल मतलब हो गया बैठने का उचित व्यवस्था हो, लाइट वगैरह हो। साइकोलॉजिकल मतलब टीचर बच्चे के ऊपर दबाव न डाले, उन्हें फ्रीडम मिले बात करने का, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का, अपने थॉट को रखने का टीचर के सामने, क्लासरूम के सामने, है ना। ऐसा इन्वायरमेंट हो कि स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो ताकि बच्चे अपने आप को खुल करके एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, वहाँ पे लाइट बढ़िया से होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। दूसरा हम लोग का है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जब भी क्लास शुरू हो ना तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए ताकि बच्चे का माइंड जो है एक यूनि डायरेक्शन में काम कर सके, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। वेल डिफाइंड गोल, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनका गोल पहले से डिफाइन होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है। तो जब भी हम लोग बीएड कर रहे होते हैं तो हम लोग को पता होता है लेसन प्लान। जब भी आपको क्लासेस लेने के लिए जब भेजा गया था डेमो क्लास, तो लेसन प्लान पहले बनाने के लिए कहा जाता है। तो लेसन प्लान यही करता है, आपको गोल डिफाइन कर देता है कि आपको पढ़ाना कैसे है। उसके बाद थर्ड में हम लोग का है इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल। इसमें कहता है थॉटफुली सेलेक्टेड एंड डाइवर्स मटेरियल सच एज टेक्स्ट बुक, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, ऑनलाइन टूल्स एंड ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल, एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, वीडियो दैट कैटर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड लेवल्स। ठीक है, कह रहा है कि बच्चों को जब पढ़ाने के लिए हम लोग टीचिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे तो वो एक ऑथेंटिक टीचिंग मटेरियल लेंगे जो कि काफ़ी इफेक्टिव हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करे, ईजी करे, है ना। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, टेक्स्ट बुक आ सकता है अलग अलग सोर्सेज से, ऑडियो विजुअल रिसोर्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, वीडियोस, इन सभी चीज़ों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरेक्टिव एक्टिविटी। इंटरेक्टिव एक्टिविटी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा एक्टिविटी करेंगे जिसमें बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो पाएँ। इंगेजिंग टास्क एंड एक्सरसाइजेज दैट प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। दिस कैन इंक्लूड रोल प्लेस, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, गेम्स एंड पेयर वर्क।
ठीक है। तो इंटरेक्टिव एक्टिविटी कहने का मतलब है कि क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल सके और जो भी काम करें मिलजुल करके करें। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हैं, जैसे रोल प्ले करवा सकते हैं बच्चे से, डिस्कशन करवा सकते हैं ग्रुप में, गेम्स में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और पेयर वर्क उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस एंड फीडबैक 5 नंबर में। एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट लैंग्वेज स्किल बोथ इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम। Constructive feedback from peers and teachers help a student identify area for improvement and build their confidence। ठीक है, कह रहा है कि बच्चे जब कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें टीचर से फीडबैक या स्टूडेंट से फीडबैक जब मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो अपने स्किल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट हम लोग का है डाइवर्स असेसमेंट मेथड, अ मिक्स ऑफ असेसमेंट टेक्निक जस्ट लाइक क्विज, टेस्ट, प्रेजेंटेशन, project and portfolio to evaluate a student language proficiency, ensuring comprehensive understanding of their ability। ठीक है, तो अलग अलग असेसमेंट टूल से अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, जिसमें क्विज हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, बच्चों को प्रोजेक्ट दे देंगे ताकि वो प्रोजेक्ट बनाए, पोर्टफोलियो तैयार करवा सकते हैं और इस तरह से बच्चों के एबिलिटी को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। उसका टीचर स्टूडेंट रिपोर्ट, नेक्स्ट हम लोग का है पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप दैट फैसिलिटेट ओपन कम्युनिकेशन एंड क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। दिस रिपोर्ट इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड सीक हेल्प व्हेन नीडेड। ठीक है, कह रहा है कि क्लासरूम में बच्चे और टीचर के बीच में एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए और बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ टीचर से, ताकि जब भी उन्हें लाइफ में कोई परेशानी हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या रियल लाइफ से रिलेटेड हो, तो बच्चे अपने टीचर के सामने अपने बातों को, अपने प्रॉब्लम को रख पाएँ और इससे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा और बच्चे काफ़ी अच्छे से अपने आप को ग्रोथ कर पाएंगे। उसका कल्चरल अवेयरनेस है नेक्स्ट हम लोग का, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट of the language being taught, as language is often deeply intertwined with culture. Incorporated culture elements can make the learning experience more authentic and enriching। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज का तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कल्चर से। बच्चे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कल्चर से आते हैं, उनके लैंग्वेज में ये दिखता है उनका कल्चर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कल्चरल एक्टिविटी को भी इसमें क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे और बच्चों के कल्चर को, उनके लाइफ एक्सपीरियंस को हम लोग लैंग्वेज क्लास में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। उसका है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, अप्रोप्रिएटली यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लैंग्वेज लर्निंग। दिस कैन इंक्लूड लैंग्वेज लर्निंग ऐप, ऑनलाइन लैंग्वेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, वर्चुअल लैंग्वेज लैब etc। ठीक है, तो कह रहा है कि अभी जब भी हम लोग एजुकेशन का बात करेंगे तो उसे मॉडर्न एजुकेशन से कनेक्ट करके चलेंगे और मॉडर्न एजुकेशन का भी डिमांड है कि जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं वो बच्चे जान पाएँ, उसको अपने स्टडी में इंक्लूड करें, उसके साथ को रिलेशन बना करके ही अपने आप को वो आगे बढ़ा सकते हैं। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, रिकॉग्नाइजेशन द स्टूडेंट हैव डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। ठीक है, कह रहा है कि अलग अलग बच्चों का पढ़ने का, सीखने का तरीका अलग होता है, तो हम लोगों को ये पहचानना होगा कि बच्चे किस तरह का उनका पेस है, कैसा स्टाइल है पढ़ने का, एंड स्ट्रेंथ, और उनके स्ट्रेंथ कितने हैं। टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल नीड्स कैन हेल्प इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट कैन सक्सीड। ठीक है, क्लास में जब भी हम लोग लर्निंग टीचिंग करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हर एक बच्चा यूनिक है और हर का एक अपना एबिलिटी है, अपना पेस होता है, अपना पोटेंशियल होता है, लेकिन क्लास में हम लोगों को सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है ताकि सभी कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और सीख पाए जो हम लोग सिखाना चाहते हैं। अगर एक भी बच्चा हम लोग के क्लास में नहीं सीख पाता है जो आप बता रहे हैं, तो ये बच्चे का फेलियर नहीं होकर के टीचर का फेलियर होगा। स्कैफोल्डेड लर्निंग, ग्रेजुअली बिल्डिंग ऑन प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल टू हेल्प स्टूडेंट प्रोग्रेस फ्रॉम बेसिक टू मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टास्क। ठीक है, जब भी हम लोग लर्निंग टीचिंग एक्टिविटी करेंगे तो स्कैफोल्डिंग करेंगे। कहने का मतलब है कि बच्चे जो पहले से सीख करके आए हैं उनका हेल्प लेकर के उसके साथ हम लोग नए चीज़ों को सिखाएंगे ताकि बच्चे आसानी से और काफ़ी इजीली वे में नए चीज़ों को सीख पाएँ। उसके बाद है टास्क बेस्ड लर्निंग, structuring lessons around real world tasks and activity that mimic situation where the language will be used, fostering practical language skill। ठीक है, तो हम लोग लेसन जो पढ़ाने वाले हैं बच्चों को इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे कि रियल वर्ल्ड के टास्क को, एक्टिविटी को रिलेट कर पाए ताकि बच्चे जो भी पढ़े उन्हें ऑथेंटिक लगे और लगे कि हाँ इनका लाइफ में कोई यूज है। उसका कंटिन्यूअस असेसमेंट, रेगुलर चेक इन एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टू द मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस, अलाउइंग एडजस्टमेंट ऑफ द टीचिंग स्ट्रेटेजी एज नीडेड।
ठीक है। कह रहा बच्चों का कंटिन्यूसली असेसमेंट होना चाहिए और असेसमेंट से हम लोगों को पता चलेगा कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है और उससे हम अपने टीचिंग स्टाइल में या बच्चे के समझने के तरीके में हम लोग कुछ ऐसा चेंज कर सकते हैं ताकि बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो सके। उसका लास्ट हम लोग का है culturally relevant content, selecting material and activity that reflect the interest and background of the student, making the learning experience more relatable and engaging। ठीक है। अब कह रहा है कि हम लोग जो कंटेंट तैयार करेंगे, बच्चों को जिस कंटेंट से पढ़ाएंगे तो वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के बैकग्राउंड को, बच्चों के कल्चर से और बच्चों के डेली लाइफ से वो रिलेट करें ताकि बच्चे इसे इंजॉय कर सके और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथ हो सके। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन के साथ अपने टॉपिक को ख़त्म करेंगे, जिसमें मैंने लिखा है इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग इज़ अ डायनामिक प्रोसेस एंड इट मे रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेशन बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है एक डायनामिक प्रोसेस है, मतलब हमेशा बदलते रहना चाहिए, एक फिक्सनेस नहीं होना चाहिए, रिगिडिटी नहीं होना चाहिए कि हाँ एक तरीका ये है तो आपको इसी से चलना पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चे एक अलग एबिलिटी के साथ, अलग स्किल्स के साथ आते हैं, तो हर एक स्टूडेंट अलग तरीके से सीख सकते हैं। तो हम लोगों को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मॉडर्न इनोवेशन हो रहा है, उसे भी हम लोग अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, माहौल के साथ अडेप्ट करने का एबिलिटी होना चाहिए। तो यही हमारा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।